अच्छा, हमने इनर्शिया और फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना, और मोमेंटम देखा था हमने। मोमेंटम क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो अभी इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आज। ओके, फ्रिक्शन से रिलेटेड। अभी तुम लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, है कि नहीं? कैरम बोर्ड खेलते हो, उस वक्त तो पाउडर क्यों डाली जाती है? स्मूथनेस। स्मूथनेस मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए। ओके, सो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो तुम्हारा आराम से तुम्हारा स्ट्राइकर चल पाता है ना कैरम बोर्ड। ओके, सो वहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट कम करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं। सेकेंडली, कैरम बोर्ड पे तुमने अगर कभी नोटिस किया है कि ऐसे जो पैसे वैसे टाइप खेलते हैं ना, उसमें कॉइन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, और तुम लोग जोर से मारोगे ना एकदम बराबर एक ही कॉइन जाता है और बाकी सब वैसे के वैसे वर्टिकली नीचे गिरते हैं। वो किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि टेंडेंसी क्या है, उनका अपना अपना स्टेट मेंटेन करने की टेंडेंसी है ना पूरे पाइल का। तो सिर्फ एक कॉइन फटाक से निकल जाएगा तो क्या होगा, बाकी के अपने टेंडेंसी के हिसाब से टक जैसे है वैसे ही नीचे गिरेंगे। समझा? सो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सिर्फ वैसे ही एक खेल रहता है जिसमें एक ग्लास के ऊपर, पानी ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा जाता है, किस वो ताश खेलते हैं ना, वो वाला कार्ड रखा जाता है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है और वो फटाक से वो कार्ड को हटाना होता है ताकि वो कॉइन ऐसे कैसे नीचे नीचे गिरे। वो भी ऐसे कैसे नीचे क्यों गिरता है, ग्लास के अंदर क्यों गिरता है? इनर्शिया की वजह से। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है? यू हैव टू फ्लिक दैट। हाँ, बहुत फास्ट उसको हटाएंगे, कार्ड को फ्लिक करेंगे, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। ओके, फिर अगर कोई गाड़ी अगर चालू नहीं हो रही है ना, उसको धक्का मारते हैं हम लोग, धक्का मार के फिर चालू करते हैं ना। लेकिन अगर धक्का मारने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पर्टिकुलर कुछ तो स्पीड अचीव करना पड़ता है, तभी जाके वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन वो स्पीड अचीव करने के लिए तुम्हें एक फोर्स कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम तक देना पड़ता है कि नहीं? मतलब जो मोमेंटम, अभी गाड़ी जो है उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, तभी वो स्टार्ट हो जाती है। बंद पड़ी हुई गाड़ी, ठीक, तभी उसका वो इंजन वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो मोमेंटम अचीव करने के लिए फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देना पड़ता है। थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो चालू हो जाएगी क्या? नहीं होगी। उतना स्पीड अचीव करने के लिए मतलब फोर्स, और कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो अपना जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? कि फोर्स इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी पहले गाड़ी हम लोग हिला रहे हैं, मतलब इट इज एट रेस्ट, है ना। गाड़ी जो है हम लोग धक्का स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पहले उसका मोमेंटम क्या, उसका वेलोसिटी तो जीरो है, बंद पड़ी हुई गाड़ी, वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम जीरो, है ना। तो पहले उसका मोमेंटम क्या है? p1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1, ऐसे समझो, या u1 पकड़ो, वेयर u1 इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में p2 इज इक्वल टू m2, हाँ, या फिर वेलोसिटी को v1 बोले, पहले वेलोसिटी सेकंड वेलोसिटी ऐसे भी बोल सकते हो। ये पहले क्या है? जीरो है, बाद में कुछ तो अचीव होती है। ओके, और ये जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, वो अचीव करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स लगाने की जरूरत है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? फोर्स। और वो फोर्स सिर्फ थोड़ा सा एक इंस्टेंट के लिए चाहिए क्या? नहीं, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सम टाइम पीरियड, है ना। तो फोर्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर सम टाइम पीरियड। ओके, तो ये दोनों भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. The rate of change of momentum क्या होता है? मोमेंटम का चेंज और उसका रेट ऑफ चेंज। मोमेंटम का चेंज मतलब क्या? p2 माइनस p1 समझो, एंड रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा एक्सीलरेशन में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी था ना, उसमें v माइनस u अपॉन t क्या था? यहाँ पे p2 माइनस p1 अपॉन t हो जाएगा। It is directly proportional to what? To the force. Okay? अगर हम लोग ने ये t इस तरफ लिया तो ft is directly proportional to p2 minus p1, ऐसा हो जाएगा। Okay? क्योंकि फोर्स और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होने वाला फोर्स है। यहाँ तक समझ में आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझा है? द रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पार्ट है चेंज इन मोमेंटम, इतना पूरा पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स विच इज अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, ये तुम लोग लिखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो, हमने क्या देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इन वेरी सिंपल टर्म्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 को हम लोग पकड़ेंगे mv फाइनल वेलोसिटी, और माइनस P1 मतलब m इंटू यू। सो क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका मास तो सेम है, मास में चेंज नहीं है, चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी में। सो v माइनस मतलब यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो u mv माइनस mu अपॉन t। तो अभी यहाँ पे m कॉमन है तो कॉमन निकाला है, सो फोर्स बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t। अभी ये जो v माइनस u अपॉन t मतलब क्या है, अपना एक्सीलरेशन है ना। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं और इक्वल टू साइन लगा देते हैं, है ना। तो हमने वो k पकड़ा है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो f बिकम्स इक्वल टू k m a। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिफाइन, हमने अभी तक फोर्स का यूनिट डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स का एक यूनिट इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब मास हम लोग 1 kg पकड़ेंगे और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये और ये दोनों 1 हो जाएगा, तो k क्या बन जाएगा 1, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट देखो ऐसे 1 यूनिट k इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, सब कुछ 1 में है, सो k बिकम्स इक्वल टू 1, समझा ना। सो देयरफॉर अगर k इक्वल टू 1 हो गया, अब हम लोग फोर्स को डिफाइन करेंगे एज मास इनटू एक्सीलरेशन। जब हमारा, क्योंकि हमने 1 यूनिट ही इस तरीके से लिया फोर्स का यूनिट, तो अभी हम लोग k को निकाल देंगे, k हैज बिकम 1 और बोलेंगे f इज इक्वल टू m। ओके, समझ में आ रहा है ये पक्का? ओके, तो 1 यूनिट फोर्स क्या होता है इस हिसाब से, 1 यूनिट फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg। अभी इस 1 यूनिट फोर्स को हमने डिफाइन किया एज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या है, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, इट इज kg, इसका यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर भी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड दिस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 kg मीटर per second square, it will become equal to 1 Newton. Okay, so 1 Newton force is the force required to bring an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. यहाँ तक समझा? पक्का समझ में आया? ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोल रहे हैं ना, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एकदम फास्ट हो रहा है, हाँ बहुत फास्ट हो रहा है, ओके मतलब टाइम एकदम कम है, तो टाइम कम ले रहा है, टाइम इज टेंडिंग टू बी इक्वल टू जीरो, तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इंफिनिटी टाइप्स नहीं, अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ओके, मतलब उतना फोर्स बहुत बढ़ेगा, जितना टाइम कम उतना वो फोर्स बहुत बढ़ेगा। ओके, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो एक्चुअली नॉट डिफाइंड होते हैं, बेसिकली इंफिनिटी, इट अप्रोचेस इंफिनिटी, बहुत हाई। ओके, सो अगर जितने कम टाइम में चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, हाँ उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, मतलब एक समझो ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको जोर से आके, मतलब समझो कोई गाड़ी है, एक ट्रक है, ट्रक का ऑलरेडी कुछ मोमेंटम है, ओके, वो ट्रक ने आके उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया और वो रुक गया, ट्रक रुक गया, तो सारा उसका जो सारा मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, कार में, और वो कार मैक्सिमम डैमेज होने वाली है कार। ओके, अभी यही चीज़ हम लोग ने सेकेंड लॉ, मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है तुम्हें, जितना टाइम पीरियड कम, जितने फास्ट चेंज हो रहा है मोमेंटम में, उतना फोर्स ज़्यादा होने वाला है। ओके, अभी यही चीज़
क्रिकेट जो लोग खेलते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि अगर बॉल कैच कर रहे हैं, कैच मतलब वो कुछ तो अच्छे कैसे वेलोसिटी से गिर रहा है, कैच ऐसे ही पकड़ के नहीं रखते, वो लोग क्या करते हैं ला के ऐसे लाते हैं बॉल। क्यों? ताकि वो गिरने का जो टाइम पीरियड जो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज वो लोग क्या करते हैं कम करते हैं, मतलब टाइम पीरियड बढ़ाते हैं उसका चेंज का। मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, बॉल की वेलोसिटी से वो जीरो वेलोसिटी पे आने वाला है, लेकिन वो आने का जो टाइम पीरियड वो लोग कम करते हैं। नहीं तो क्या होगा, वैसे नहीं करेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे वहीं पे छोड़ेंगे तो बहुत हाथ को लगेगा। सीजन बॉल होता है, सीजन बॉल में कुछ तो मास भी होता है ना, सो वो ना लगे इसलिए उनको वैसे सिखाया जाता है। दैट इज वन एप्लीकेशन विच इज रिलेटेड टू लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फिर वैसे ही और कुछ है, आई थिंक तुम्हारे बुक में और भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ। नहीं, इन हाई जंप में भी एथलीट्स क्या करते हैं, एथलीट्स को किस पे फॉल कराया जाता है, या तो सैंड पे या तो कुछ तो गद्दों पे बोलते मैट्रेसेस पे। क्यों? ताकि वो जो फॉल है उसका फॉलिंग का रेट कम हो जाए। ओके, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम को स्लो डाउन कर दे, ठीक है, ताकि उनको लगे। एग्जाम्पल 9.1 है ना बाजू में, ये कहाँ जा रहे हो आप, पीछे कहाँ जा रहे हो? एग्जाम्पल 9.1 देखो ना, क्या है, देखो पढ़ो। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds, object velocity 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. So यहाँ पे क्या दिया है, u is equal to 3 meter per second square second, v is 7 meter per second, t is 2 seconds and m is 5 kg। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से f is equal to अभी a डायरेक्टली नहीं दिया तो हम लोग a की जगह v minus u upon t लिखेंगे। So f is equal to m v minus u upon m ब्रैकेट में v minus u upon t। ओके, तो क्या हो रहा है, 7 minus 3 कितना है, 4 upon 2, 4 upon 2 कितना हो जाएगा, कैंसिलेशन हो गया 2 रहेगा, एंड 5 into 2 becomes 10, so 10 newtons। so f कितना आया अपना 10 न्यूटन, समझ में आया? So if this force is applied for a duration of 5 seconds, then the final velocity can be calculated by rewriting as, अच्छा सॉरी वो क्वेश्चन का आगे का पार्ट पढ़ा नहीं था हमने, क्या है, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? Okay, so now force is applied for 5 seconds, then the final velocity can be calculated by rewriting the equation 9.5 as v is equal to u plus ft upon m। वही घुमा फिरा के बना है, देखो कैसे आया वो समझो ठीक से। हाँ, f क्या है अपना is equal to m v minus u upon t। ओके, सो t को पहले इधर लेके जाओ तो क्या बन जाता है, ft is equal to m v minus u। अभी m को नीचे लेके जाना पड़ेगा, है ना, सो ft upon m is equal to v minus u। अभी हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी v, तो u को इस तरफ डालो, नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, तो v will be equal to u minus v का u you are transferring this side, तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सो u plus ft upon m। समझा तुमने? सो फाइनल वेलोसिटी में ये सब सारी चीजें डाल दी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, देखो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो डालते देखो क्या 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 आया, दिस इज 3 प्लस 10 into 5 अपॉन मास इज 5, सो 5 कैंसिल हो गया, 10 plus 3 कितना, 13 मीटर पर सेकेंड। समझा तुम्हें? हाँ, अभी तुम लोग ऐसे पूछा है ना क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होना फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग में तुम्हारा इट ब्रिंग्स अ चेंज फ्रॉम, पहले हमने v को हमने क्या पकड़ा था, 7 पकड़ा था। हाँ, पर वो 7 क्या था, उस इंस्टेंट पे था, जिस इंस्टेंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी इंस्टेंट में 3 से 7 पे चला गया, लेकिन वो कुछ टाइम तक वो फोर्स लगेगा तो और बढ़ेगा। समझा ना? उस हिसाब से ही अपना फाइनली आफ्टर 5 seconds of continuous application of the force,
it becomes 13 meter per second. Understood? फिर नेक्स्ट एग्जांपल दे दो, देखो which would require a require a greater greater force force accelerating a 2 kg mass at at 5 meter per second square. और 4 kg mass at 2 meter per second square. तो कैसे करोगे? कैलकुलेशन करना है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ, ये मैं थोड़ा रब करूं. हाँ. देखो बुक में क्या दिया, देखो From equation 9 we have इक्वेशन कौन सा यूज करना है? देखो F1 इज इक्वल टू m1 a1 F2 इज इक्वल टू हाँ मास और एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग दी है ना दोनों एग्जांपल्स में, है ना. सो m1 2 kg है और मास और a1 कितना है? 5 है. सो 2 into 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, है ना. और यहाँ पे क्या है? 4 kg मास. सो कितना है? 8 न्यूटन्स. कौन सा, किसको ज्यादा फोर्स लगेगा? पहले वाले को ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना. सो F1 इज ग्रेटर देन F2. फाइन. फिर नेक्स्ट देखो मोटर कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर टू मीटर पर सेकेंड में, है ना. तो कैसा होगा? एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. मतलब रिटार्डेशन हो रहा है इधर. calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. तो अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है इस एग्जांपल में? m is equal to 1000 kg. फिर u कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करो 108 कैसे कन्वर्ट करना है? किलोमीटर क्या है? 1000 अपॉन 3600. दिस इज मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? ये गया. ओके. फिर 2 5 और ये 18 आ गया. 18 6 108 है. हाँ, 6 8 48. हेड ऑफ 4 6 6 and 4. तो 18 1 18 6 5 कितना? 30 मीटर पर सेकेंड. ये उसका क्या है? u है. ओके. और v से क्या स्टॉप किया है ना ये? हाँ. सो v इज इक्वल टू 0 एंड टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड, है ना. सो फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू m v माइनस u होल अपॉन t. सो इज इक्वल टू m कितना है? 1000 v माइनस u. अभी v क्या है? 0 माइनस 30 मतलब माइनस 30 अपॉन 4, है ना. सो 4 1 और कितना आएगा? इधर 250 आएगा. 25 4 100 ना. तो 250 आएगा. 100 नहीं है, 1000 ऐसे 250 आएगा. 250 इंटू माइनस 30 मतलब क्या? फोर्स कितना है? माइनस 2 zeros करो. 25 3 कितना? 75. 7500 न्यूटन. अब ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करती है? कि फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द व्हीकल. हाँ, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है. नेगेटिव साइन फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है. फोर्स का अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है? 7500 न्यूटन्स. लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? एक्स. हाँ, तो कार मोटर कार है, उसकी डायरेक्शन की एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है. अंडरस्टूड? द नेगेटिव साइन टेल्स अस that the force exerted by the brakes is opposite to the direction of motion of the motor car. Understood? क्योंकि force has both magnitude and direction. Then a force of 5 Newton gives a mass m2, sorry m1 है क्या? An acceleration of 10 meter per second square and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tied together? Okay? अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो
फोर्स कितना है, फोर्स F इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 न्यूटन दिया है। पवित्र ध्यान दो इधर ना। फिर A1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड A2 कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और बाद में मासेस दोनों टाई किए, मतलब मासेस क्या हो गए बाद में, m1 प्लस m2 हो गए। दोनों मासेस को मिला है यहाँ पे m1 प्लस m2 हो गया है ना। तो 30 मीटर पर सेकंड। पहले तो हम लोग m1 और m2 क्या है वो निकालेंगे। हमारा क्या है, F इज इक्वल टू m1 a1 है, मतलब 10 इज इक्वल टू सॉरी 5 इज इक्वल टू m1 इंटू, या फिर ऐसे कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, देखो यहीं पे मैं एक फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, है कि नहीं। हाँ, तो m1 इस हिसाब से m1 कितना आएगा अपना 10 अपॉन a1, मतलब सॉरी 10 नहीं, 10 क्यों ले रही हूँ मैं, 5 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू क्या है, हाफ, मतलब 0.5 है ना, 0.5 kg होगा ये, है ना। और m2 कितना आएगा, 5 अपॉन 20, मतलब क्या, 5 1 जा 5 4 जा 1/4, मतलब क्या आएगा, 1/4 इज 0.25 kg। ओके, और बाद में फिर m1 प्लस m2 कितना आ रहा है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या, 0.5 प्लस 0.25, मतलब इज इक्वल टू 0.75 kg। अभी अपना एक्सीलरेशन कितना होगा, ना एक्सीलरेशन अभी F इज इक्वल टू m है, तो m इज इक्वल टू F अपॉन a, वैसे ही a विल बी इक्वल टू F अपॉन m, है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू F अपॉन m, m मतलब अपना m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या है, 5 अपॉन 0.75। ओके, तो क्या आएगा, बोलो 5 अपॉन 0.75 कैसे करोगे तुम, 75 कैसे है, 0.75 क्या है, m1 प्लस m2 है कि नहीं, इधर कितना है वो, 0.5 प्लस 0.25 कितना है। एक अभी सिंपल तरीका में बता दो तुम लोगों को, तुम्हें वो फ्रैक्शंस में बार बार बता रहे तुम लोगों को, तुम लोग ध्यान में रख रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं है। हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.5, हाँ, फिर 1/4 को क्या होता है, 0.25, वैसे ही 3/4 क्या होता है, 0.75, 3/4, quarter 3 quarters, this is 1 quarter is 0.25, हाफ मतलब 2 quarters, 2 quarters इसके डबल है, 3 quarters इसके ट्रिपल है ना। तो 0.75 की जगह अभी दो मेथड्स है, 5.7 पॉइंट्स, अभी ये बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है तुम्हारा, ये मैं रब कर रही हूँ थोड़ा और बताती हूँ इधर। ओके, ये चीज ना तुम लोग को दिमाग में फिट बिठाओ एकदम, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का कन्वर्जन की, ये तुम्हें आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, इसको करने के दो तरीके हैं। 5/0.75 को तुम कैसे करोगे, पॉइंट्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये बनेगा 500/75, फिर उसको कैंसिलेशंस करो और करो, है ना। सो 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 3 जा 75, 25 2 जा और एक 0, सो 20/3 क्या आता है वो देखो, वो डेसिमल्स में आएगा कुछ तो। दूसरा तरीका, सेकंड ऑप्शन इज 5/0.75 इज इक्वल टू 5 अपॉन, इसको क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे। अभी ये 4 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 into 4 क्या आता है, 20/3, कैंसलेशन बच गया अपने, डेसिमल पॉइंट का शिफ्टिंग बच गया, अगर ये कर सकते हो तो, है कि नहीं। सो 20/3 आ गया, तो एनीवे 20/3 में करना तो पड़ेगा, क्या आएगा, 3 6 जा 18 और 2 बचेगा, और तो बार बार 0.6 0.6 0.6 आता जाएगा,
तो क्या आएगा 6.6666 है ना। 6666 अगर बार बार आता जाएगा तो हम लोग एक 6 को कन्वर्ट करके अगर 1 डेसिमल प्लेस दे दें तो यू कैन कंसीडर एज 6.7 क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। अंडरस्टूड? ठीक है। या 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है तो 6.67 करना, बुक में 2 डेसिमल प्लेसेस दिए। तुम्हारा ग्राफ क्या है, ऐसे आ रहा है, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, हाँ, और ये 20 है इधर, और ये टाइम है जो यहाँ पे 10 सेकेंड्स हो रहा है। 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 एंड v कितना है अपना 0, v इज इक्वल टू 0 ना एट 10 सेकेंड्स है ना। सो तुम्हारा m दिया है 20 ग्राम है ना, कन्वर्ट इट टू केजी है वैल्यू। कैसे करोगे केजी में कन्वर्ट? 1000 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं, डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम तो छोटा होता है ना, सो 20 अपॉन 1000 मतलब क्या, एक एक जीरो तो ऐसे ही गया, सो दिस इज 0.02 kg। ओके, 2 डेसिमल प्लेसेस ना। देन u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो तुम्हारा फोर्स क्या है, m इंटू v माइनस u अपॉन t, दैट इज इक्वल टू, हाँ, m कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय, अभी v इज 0 माइनस u मतलब माइनस में आ जाएगा है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फिलहाल, तुम लोग कैसे लिखोगे 0 माइनस 20 करोगे, बट मैं दिखा रही हूँ डायरेक्ट माइनस 20, समझा, अपॉन 10। ओके, मतलब 10 का 0 और इसका 0 चला गया, सो 0.02 को मल्टीप्लाई करो 2 से, लेकिन साइन लगाओ नेगेटिव, तो माइनस 0.04 मीटर पर सेकंड नहीं, फोर्स है ना, न्यूटन्स, समझा। सो ये ऐसा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फाइन, तो ये तुम लोग सब घर पे, दिस इज अ होमवर्क, यू हैव टू डू ऑल दिस 5, सॉल्व, शो ऑल दिस 5 एग्जांपल्स एट होम।